हेलो, दिस इज सर मोहम्मद हमजा हियर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 2021 का पेपर 23 या इवन अगर आप पेपर 21 भी खोल लें, और तो उसमें से मैं ये क्वेश्चन वन अटैम्प्ट करूंगा। और अब IGCSE ओ लेवल दोनों के लिए सेम सिलेबस है और सेम पेपर पैटर्न है। तो अगर आप ओ लेवल का भी पेपर खोलेंगे तो उस पर यही सेम क्वेश्चन वन शिफ्ट का मिलेगा। अब इस पे काफ़ी चीज़ें सिमिलर है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सिंगल एंट्री का, लेकिन इसमें दो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो ये कि अगर मार्कअप को मार्जिन में सर्टेन कैलकुलेशंस के लिए कन्वर्ट करना पड़े, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अननोन है तो हमें क्या करना चाहिए। शिव इज अ ट्रेडर, हिज फाइनेंशियल ईयर ends on 31st August. He does not maintain a full set of accounting records, typical single entry की लाइन या incomplete records की, but was able to provide the following information for the year ended August 2021. Total revenue markup, बैंक अकाउंट समरी फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस BD, कैश सेल्स, रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, मींस कैश सेल्स भी है, क्रेडिट सेल्स भी है, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, इसका अलग क्रेडिट परचेजेस है, इक्विपमेंट बैलेंस CD, न्यू इक्विपमेंट परचेज किया है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पॉजिटिव बैलेंसेस है। ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग नहीं है। ये ओपनिंग बैलेंसेस है, आप डेट से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये क्लोजिंग है। और बाज़ औक़ात रिवर्ट्स पे भी देता है कि क्लोजिंग बैलेंसेस लेफ्ट पे मेंशन होते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस राइट में मेंशन होते हैं। तो डेट पे केयरफुली, डेट्स केयरफुली देखिएगा आप लोग। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग और क्लोजिंग, एक्सपेंसेस का ओपनिंग को एक्रूड नहीं, क्लोजिंग एक्रूड है। ट्रेड पेबल्स के ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छा, इक्विपमेंट का देखिए ओपनिंग बैलेंस नहीं है, और हमने परचेज किया था 16,000 का, और अब उसकी ईयर एंड में नेट बुक वैल्यू 12,800 है। इसका मतलब बाकी अमाउंट डेप्रिसिएशन होगा, डिस्पोजल तो कोई हो ही नहीं है इक्विपमेंट की। प्रेमिसेस की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, इसका नहीं डेप्रिशिएट नहीं हो रहा। शिव has withdrawn 9,000 for a family holiday during the year. He has included this in the expenses. तो ये ड्राइंग सी ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस के बुक्स, बिजनेस के एक्सपेंसेस में ये इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें से माइनस करेंगे। इससे पहले कि हम इसमें एक्रूड एडजस्ट करें, on 31st August 2021, Shift decided to create a provision for doubtful debt of 3% of trade receivables. पहली रिक्वायरमेंट उसकी परचेजेस की है, तो ये हम रफ ट्रेड पेबल या PLC का अकाउंट बनाएंगे, उससे आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेट का है तो हम रफ ही रखेंगे। हम्म। तो 257,700 प्लस 29,600 और माइनस 32,600 कर देंगे तो परचेजेस आ जाएगी। कैश परचेजेस कोई है नहीं क्वेश्चन में, तो क्या कर सकते हैं। अब उसने सीधा कहते प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड August 2021. द इन्वेंट्री ऑन 31st August 2021 शुड बी क्लियरली शोन विद इन द स्टेटमेंट। दी भी नहीं तो कैलकुलेट करनी है, इसलिए मार्क्स भी ज़्यादा है। तो इन्वेंट्री की थोड़ी एक्सटेंसिव वर्किंग होगी जिससे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंसेस का टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग एक्रूड जो है वो ऐड होता है सीधा सीधा। डेप्रिसिएशन भी डायरेक्ट आ जाएगी। और हाँ, रेवेन्यू के लिए वर्किंग करनी होगी। कैश सेल्स तो दी हुई है, और ऐसा उसने कुछ नहीं कहा कि पहले कैश सेल्स डिपॉजिट करने से पहले बैंक में उसने कुछ पेमेंट्स करी थी उसमें से फिर रिमेनिंग डिपॉजिट किया। इसका मतलब ये टोटल कैश सेल्स ही है। और क्रेडिट सेल्स के लिए ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना होगा। तो मेन आप लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे होंगे कि आप लोग ये मार्कअप टू मार्जिन कन्वर्जन और इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करनी है यही अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो इसलिए पहला मेरा फोकस उसी पे होगा। एग्जाम में कि जो आपको समझ आ रहा है आप वो पहले करें, ताकि एटलीस्ट आप उसके मार्क्स से केयर कर लें। इन्वेंट्री की कैलकुलेशन का मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगेगी, तो वो पे थ्रेशोल्ड में एडजस्ट हो जाएगी।
तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको मार्कअप का उस पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जिन्होंने रेशियोज पढ़ा हुआ ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा और इजी होगा। अब अगर मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं निकाल सकता। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता तो मैं ये मार्कअप का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी मेरे पास नहीं है। कोई एक चीज़ गिवन होती तो चले मैं फॉर्मूला यूज़ करके कोई एक अननोन निकाल लेता। वेरियस अगर आप देखें तो उसने रेवेन्यू दिया, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है। माय बैड। हर क्वेश्चन में सेल्स कैलकुलेट ही करनी पड़ती है, यहाँ एक्चुअली दी हुई है तो हमें कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ेंगी। तो यहाँ मेन फोकस ही सारा इस पे होगा। वेरियस अगर मार्जिन का फॉर्मूला अगर हम कंसिडर करें तो मार्जिन से ग्रॉस जीपी मार्जिन का, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल रेवेन्यू होता है। वेरियस अगर हम मार्जिन हमारे पास होता तो हम उसके जरिए, रेवेन्यू है हमारे पास तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की यही प्रेफर्ड अप्रोच होती है, तो पहले मैं इसी से करके दिखाऊंगा। अदरवाइज वरना इस और ये इवेंचुअली सारी कैलकुलेशन मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए कर रहा हूँ। इसको एक कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने का एक और मेथड भी होगा इसमें, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस मेथड के बाद। तो पहले तो आप लोग उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मार्कअप को मार्जिन में चेंज करना है तो क्या करना चाहिए। तो ये होता मार्कअप। तो मार्कअप 25% है। आप 100 + 25 कर लें, उसके बाद स्टिल मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। और अगर आप 0.25 लेते तो फिर ये 1 + 0.25 होगा। तो 25 / 100 + 25 स्टिल आप देखिएगा आपका आंसर नंबर में आएगा। और अभी एग्जैक्ट नंबर में आ रहा है तो उसको परसेंटेज में चेंज कर लेते। तो मार्जिन 20% आया। और आपको अगर वेरीफाई करना तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, मार्कअप इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिन। तो अगर आपका मार्कअप को मार्जिन में चेंज करते हो, मार्जिन यहाँ छोटा है मार्कअप से, इसका मतलब कन्वर्जन करेक्ट है। अब मार्जिन के जरिए मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा तो मैं इसको लूंगा नंबर में। तो ये कि फॉर्मूला यूज़ करना ईजी हो जाएगा। जीपी मुझे नहीं पता, लेकिन रेवेन्यू मुझे पता है। टोटल रेवेन्यू उसने खुद ही दिया है 320,000। तो आप ये देखें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दी में स्टूडेंट ज़्यादा डायरेक्ट करते हैं तो फिर वो अगर मल्टीप्लाई करना हो तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करना हो तो मल्टीप्लाई करा के बैठ जाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट 64,000 है। ये अभी कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया, सही है। अब इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करते तो हमारा जीपी आ जाता है। तो रेवेन्यू मेरा 320,000 है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है जो कि मैंने अभी कैलकुलेशन से निकाला है। मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 320,000 - 64,000। तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है 256,000। अब इससे पहले मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के दिखाऊं, किसी कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही कैलकुलेट करने का एक और मेथड भी है, और मैं दूसरे कलर से अटेम्प्ट करूंगा। अब जिनकी मैथ ज़्यादा अच्छी है, और मैथ्स पे आप लोग स्टडी कर ही रहे होंगे सिलेबस डी में, कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और अगर टोटल कॉस्ट आप लोग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे टोटल रेवेन्यू आएगा। अच्छा, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे बात याद थी, क्योंकि टोटल कॉस्ट पे मार्कअप ऐड नहीं होता, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करेगी। ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि पता नहीं टोटल कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे मार्कअप लगता है। और आपका रेशियो का फॉर्मूला भी यही शो कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे मार्कअप अप्लाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे बेस्ड है मार्कअप।
तो उसमें जो भी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उस पर 25% ऐड किया होगा, तो फिर ये रेवेन्यू सेलिंग प्राइस हमारा 320,000 आया है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि 320,000 125% है कॉस्ट का। तो आई थिंक सो 100% कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा, तो जिनको डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है वही यूज़ कर सकते हैं। 320,000 को 100% से करेंगे तो 320,000 ही रहेगा, और अब है 125% एक्स। एक्स कैलकुलेट करना है, तो 320,000 को 125% से डिवाइड करा दे। 260,000 है कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखिए वही आया जो माय बैड 320 था, मैंने 325 ले लिया। 320,000 डिवाइड बाय 125% है 256,000। वही कॉस्ट ऑफ सेल्स आई जो प्रीवियस मेथड से आई थी। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर मजीद कोई दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो कॉस्ट को एक्स एज रखें, उस पर हमने 0.25 या 25% ऑफ एक्स ऐड किया, कॉस्ट पे ही मार्कअप लगता है, तो फिर हमारा रेवेन्यू 320,000 आ गया होगा। तो अब यहाँ से भी देखें 1.25x बनेगा। दो नंबर्स के साथ वेरिएबल या अल्फ़ाबेट सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं आपस में। और x निकालना है तो 320,000 डिवाइड बाय 1.25 है। 320,000 डिवाइडेड बाय 1.25 अगर मैं करूँ, वही 256,000 आया। तो जिसकी जैसी मैथ है, जिसका जैसा स्किल लेवल है, वो वैसा अटेम्प्ट कर सकता है इसको। असल काम अब करना है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स इसने निकाला होगा, ये मैं रफ वर्किंग करूंगा। ओपनिंग इन्वेंट्रीज ने दी हुई है 23,500। परचेजेस हमने पार्टी में जो निकाली थी 254,700। और इसमें गुड्स की ड्राइंग नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, कैरेज इनवर्ड्स नहीं है। तो बस अब क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को हम एक्स रख लेंगे। तो फिर ये सब करा के हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आया होगा, जो कि अभी फिलहाल मैंने कैलकुलेशन से निकाला है। तो इसमें अगर हम रिवर्स में चले तो 256,000 परचेजेस प्लस हो रही थी, अब माइनस हो जाएगी। और ओपनिंग इन्वेंट्री भी प्लस हो रही थी, माइनस हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल क्लोजिंग इन्वेंट्री है 22,200। और मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ उसमें। 23,500 प्लस 254,700 माइनस 22,200, वही 256 कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन बना के भी आ रही है। एक्सपेंसेस आपका इस पर बहुत ही ईजी है। 34,000, उस पर ड्राइंग्स इंक्लूडेड है, पहले वो माइनस करना है और एक्रूट को ऐड करवा दे, क्लोजिंग एक्रूट दिया हुआ है। तो ये आ गया 33,500। इक्विपमेंट का आप लोग का डेप्रिसिएशन भी बहुत इजी है, 16,000 का खरीदा है इसी साल। नेट बुक वैल्यू 12,800 रह गई है, तो उसका ना बाकी डेप्रिसिएशन है। तो ये हो गया 3,200। रिकवरेबल डेट का कोई सीन नहीं है, और पी फॉर डेप का ओपनिंग नहीं है, तो फर्स्ट टाइम क्रिएट करा है, फर्स्ट टाइम में पी एफ डी इंक्रीज ही ट्रीट होती है। तो ट्रेड रिसीवर का बैलेंस में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करनी। तो वो हमें दिया हुआ 25,900, उसी पे 3% लग जाएगा। तो ये हो गया 777।
और उसमें सच कोई वर्किंग नहीं है, तो ज़्यादा मार्क्स तो वो इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने की वजह से, कन्वर्जन की वजह से और इन्वेंट्री कैलकुलेट करने की वजह से। अब सारी वर्किंग्स हो गई, हम सुकून से इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं इसकी। ईयर एंड हो रहा है इसका 31 अगस्त 2021 को। रेवेन्यूज ने खुद दिया हुआ है 320,000। सेल्स रिटर्न ही ऐसा कुछ नहीं है, तो लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अगर वर्किंग में आपने रफ कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन बनाए तो उसी को कॉपी पेस्ट कर दे, टाइम बच जाएगा। कट बनाना तो होगा आपको पूरा। 23,500 प्लस 254,700 माइनस 22,200, 256,000। तो 64,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अदर इनकम्स में कोई भी नहीं है, तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहले मैं सारे फिगर वर्किंग से ही लूंगा। एक्सपेंसेस है 33,500। इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है 3,200। और ये आपको पूरा लिखना है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो 777। 33,500 प्लस 3,200 प्लस 777, तो ये हो गया 37,477। 26,523। कैलकुलेशन करते हुए थ्योरी के पार्ट्स भी अटेम्प्ट कर लेता हूँ। जिसको उस पर इंटरेस्ट नहीं है, जो पहले कर चुके हैं, वो बेशक ना ये थ्योरी वाला पार्ट ना देखे इस वीडियो का। तो उसके लिए मैं टाइम स्टैम्प भी क्रिएट कर दूंगा वीडियो में। नेम द अकाउंटिंग प्रिंसिपल शिफ्ट शुड अप्लाई व्हेन रिकॉर्डिंग द 900 ही had used for a family holiday। ओनर की और बिजनेस की ट्रांजेक्शन सेपरेटली रिकॉर्ड होनी चाहिए, या सेपरेट उनको रखा जाए, तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। बस नाम लिख देना है, कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। Shiv has always valued its inventory at cost price. He is considering valuing the inventory on 31st August 2021 at selling price, as he believes it would result in a higher profit for the year. Discuss the implications of Shiv valuing the inventory at selling price. तो इन्वेंट्री का आपका इस पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रूल ये कि या तो कॉस्ट या सेलिंग प्राइस में से जो लोअर वैल्यू है उसमें इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाए। तो यहाँ वो सिर्फ सेलिंग प्राइस पे इसलिए वैल्यू करने की सोच रहे हैं क्योंकि उससे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर सेलिंग प्राइस हायर है कॉस्ट से। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्योंकि माइनस होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की हायर वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिक्रीज कर देगी, और इस तरह आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा।
तो एक तो ये कि हम जबरदस्ती प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने की और ओवरस्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रूडेंस के अगेंस्ट जाएगा। प्लस लोअर वैल्यू कॉस्ट एनआरवी में से चूज की जाती है इन्वेंट्री के लिए, हायर नहीं। प्लस अभी आप कॉस्ट पे वैल्यू करें, अभी तो जबरदस्ती सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करेंगे तो एक कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट भी जाएगा। तो बस आपको यही कुछ बातें इस पे लिखनी, कोई बहुत लंबी नहीं करनी, 5 मार्क्स यही सब लिखने के। पहले तो आप 1 मार्क्स तो आपको यही लिखने का मिल जाएगा, एज पर प्रूडेंस। लोअर ऑफ कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस अगर इन्वेंट्री की, तो उसे नेट रिलाइजेबल वैल्यू कहा जाता है। स्पेशली जो इन्वेंट्री वेरिएशन स्टडी कर चुके हैं उनके लिए तो एक वैसे बहुत ही ईजी और स्कोरिंग है ये वाला पार्ट टाइम ही। ये आप जरूर कहते हैं कि सेलिंग प्राइस पे तब वैल्यू करें अगर एनआरबी सेलिंग प्राइस कॉस्ट से लोअर है, फिर तो ऑब्वियसली उसी पे वैल्यू होना चाहिए।